दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं अनूपपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में, जहां पर केंचुए से खाद बनाई जा रही है। दोस्तों आइए जानते हैं यह खाद किस प्रकार से तैयार की जाती है और यदि हमारे कृषक भाई किसान भाई इस खाद का उपयोग करते हैं तो यह खाद उनके लिए कितनी उपयोगी रहने वाली है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता ठाकुर जी, जो कि मृदा विशेषज्ञ हैं। मैडम आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैम सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो केंचुए की खाद है ये किस प्रकार से तैयार की जाती है। केंचुए की खाद को जैविक खाद का एक प्रकार है। इसको हम केंचुए के द्वारा तैयार करते हैं। इस खाद को बनाने के लिए हमें कुछ गोबर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो आपका खेत का अपशिष्ट पदार्थ होता है या जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ केंचुए की प्रजाति लगती है जो कि केंचुआ खाद बनाने के लिए उपयोगी होती है। हमारे यहाँ पे जो केंचुआ खाद की 2 वैरायटियाँ हैं। इसमें एक रेड वर्म है और दूसरी है आइसिनिया फोटिडा, जो कि केंचुआ खाद बनाने के लिए हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। इसमें केंचुआ खाद जो है हम लोग 2 तरीके से बनाते हैं। इसमें एक परमानेंट स्ट्रक्चर है हमारा, जो कि सीमेंट के द्वारा तैयार किया हुआ, ईंटें लगाकर सीमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। और दूसरा जो है वो पॉलीवर्मी बेड है। जो किसान कम लागत का बनाना चाहता है वो पॉलीवर्मी बेड में कर सकता है, बना सकता है। और जिसके पास अगर लागत लगा सकता है अधिक तो वो अपना परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसके लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए की लागत लगती है। और जो टेम्परेरी होता है, मतलब जो 3 साल तक के लिए बना सकते हैं, वो पॉलीवर्मी बेड कहलाती है। पॉलीवर्मी बेड की कीमत मार्केट में 1000 से लेकर 2000 तक आती है। ये अलग अलग साइज में उपलब्ध हैं। इसमें 8x4x2 का होता है और एक जो होता है वो 12x4x2 का है। ये 2000 की कीमत तक आपको उपलब्ध हो जाता है। इस प्रकार से जो पॉलीवर्मी बेड मिलेगा, इसके द्वारा जो खाद तैयार होती है उसको हम खेतों वगैरह में उपयोग कर सकते हैं और बागवानी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि 2 तरीक़ों से ये बेड तैयार हो रहे हैं। एक तो ये परमानेंट बेड्स हैं और दूसरे जो पॉलीवर्मी बेड्स हैं। तो इनके साइज को लेकर थोड़ा सा हम हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और बताइए। जो परमानेंट स्ट्रक्चर है इसका आइडियल साइज़ जो होता है, इसमें 3 मीटर ये लंबा है, 1.5 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। और इसके बाद अगर ये लगातार 3 टाँकों का ये बनाएंगे तो इन 3 टाँकों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए इनके बीच में एक छेद किया जाता है, ताकि जो केंचुए होते हैं वो अगर एक आपके गड्ढे में खाना ख़त्म हो जाए तो वो दूसरे गड्ढे में आसानी से आ जा सकते हैं। और इसके साथ साथ में इसमें ड्रेनेज पाइप लगाया जाता है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है जब हम सिंचाई करते हैं तो वो एक्स्ट्रा पानी बाहर चला जाए और जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्ट करके उसको सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। ये वर्मी वाश कहलाता है। ये भी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो कि वर्मी कंपोस्ट की ही तरह पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पौधों के लिए या फसल के लिए लाभदायक होता है। जी मैम बिल्कुल, यदि हम स्टार्टिंग से बात करें, बिल्कुल शुरुआत से यदि हम बात करें तो इसके तैयार करने की विधि क्या रहेगी। मैं बताना चाहूँगी किसान भाइयों को, सबसे पहले तो हमें ऐसी जगह का चयन करना पड़ेगा जहाँ पे धूप ना हो और जहाँ पे पानी ना रुकता हो। तो हम वहाँ पे उस जगह का चयन करेंगे। वहाँ पे पॉलीवर्मी बेड को आप एक बार उसको स्टेबल कर दीजिए। फिर उसके ऊपर अगर छायादार जगह पे आपने किसी पेड़ के नीचे लगाया है आपने, तो उसको आप वहीं पे अच्छे से स्थापित कर दीजिए। या फिर उसके ऊपर छाया आपको बनानी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का शेड लगा दीजिए। और अगर आप परमानेंट स्ट्रक्चर बनाएं तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए आपको उसके ऊपर टीन का शेड लगाना पड़ेगा और आसपास से आप उसको ग्रीन नेट से कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित यूनिट में देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 1 से 2 तसले हम इसमें रेत डालते हैं। रेत इसलिए डाली जाती है कि जब भी इसमें हमेशा पानी का नीचे जो है नमी बनी रहे, ताकि मिट्टी सूखे ना या जो खाद बन रही है वो सूखे ना। इसके अलावा इसमें हम जब सबसे पहले हमने इसमें रेत में भराई कर दी 1 से 2 तसले, फिर उसके बाद हम इसमें भूसा डालते हैं। भूसा या फिर फार्म का अपशिष्ट मटेरियल या जो भी वेस्ट मटेरियल रहेगा, या फिर जो भी कचरा निकलता है, सूखा कचरा भी डाल सकते हैं, गीला कचरा भी डाल सकते हैं। इसको हम 10 सेंटीमीटर के लगभग भरते हैं। फिर उसके पश्चात हम गोबर की खाद भरते हैं, वो लगभग 30 सेंटीमीटर भरते हैं। और जो गोबर की खाद होती है वो अधपक्की गोबर की खाद डालते हैं। और फिर उसके बाद हम उसमें ट्राइकोडर्मा का एक आता है कल्चर,
जिसको हम गोबर की खाद सड़ाने के लिए उपयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार की अच्छी फंजाई का समूह होता है, जो कि गोबर की खाद को जो कचरा को सड़ाने के लिए उपयोग करता है और हानिकारक फंजाई को नष्ट करता है। इसके बाद हम इसमें केचुआ डालते हैं। 1 टन गोबर के लिए लगभग 1 से 2 किलो केचुए पर्याप्त होते हैं, जिसमें केचुओं की संख्या 600 से 1000 तक होती है। इसके अलावा हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जब बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में हमें मौसम के अनुरूप उसमें पानी डालना पड़ेगा 1-1 दिन के अंतराल में। ऐसे ही ठंड के समय में भी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं, उसको में भी 1-1 दिन के अंतराल में पानी डालना पड़ेगा। फिर आता है गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में अक्सर सूख जाता है, आसपास गर्म रहता है, तो हमें उसमें नमी बनाने के लिए प्रतिदिन सिंचाई करनी पड़ेगी। इसके बाद खाद को हमको उलट पुलट करनी पड़ेगी बीच बीच में हर 8 दिन में। और कुछ बातों का ध्यान ये रखना है कि जब भी हम केचुआ खाद बनाएं तो उसको हम ढक कर रखें। ढक कर इसलिए रखते हैं कि उसको किसी भी प्रकार के पक्षी जीव जंतु उसको नुकसान ना करें। दूसरी बात, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गोबर की खाद हम लेंगे वो देखेंगे कि दीमक लगी हुई गोबर की खाद ना हो। अगर हम दीमक लगी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे केचुओं को नष्ट कर देंगी। इसके अलावा हमें देखना पड़ेगा कि जो गोबर हम लेके आएंगे उसमें कांच, ईंट, गिट्टी, बड़े बड़े पत्थर ना हो, अन्यथा हमें जब हम उसकी छनाई करेंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी। तो इन सब चीज़ों का बात का ध्यान रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस तरीके से जो खाद बन के तैयार हुई वो 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। जब ये खाद बन के तैयार हो जाती है तो हमें पानी की सिंचाई बंद करनी पड़ेगी। पानी की सिंचाई अगर हम बंद नहीं करेंगे तो वो खाद गीली रहेगी और आप उसको छना नहीं पाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब खाद बन के तैयार होगी तो हम उसको तुरंत ही छना लें 1-2 दिन के अंतराल में, अन्यथा केंचुओं को खाना नहीं मिलेगा तो वो मर भी सकते हैं। जी मैम, ये तो एक विधि थी जैसे कि आपने बताया कि केंचुए से खाद किस प्रकार से हम बना सकते हैं। आपने बोला कि केंचुए की खाद बन के जब तैयार हो जाएगी उसके बाद हमें पानी की सिंचाई बंद कर देना है। तो इसकी पहचान क्या रहेगी कि अब इस समय केंचुए की खाद बन के तैयार हो चुकी है? खासकर वो लोग जो पहली बार यदि केंचुए से खाद बना रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जब केंचुओं की खाद बन के तैयार हो जाती है तो जो ऊपरी सतह होती है उसमें चाय पत्ती की तरह भुरभुरी हो जाती है। आपको चाय पत्ती के दाने की तरह भुरभुरे सतह दिखेगी और आप उसको देखेंगे हाथ से उठा के तो एकदम बारीक भुरभुरा हो जाता है चाय पत्ती के जैसे। तो ये इस बात को इंगित करता है कि खाद बन के तैयार हो चुकी है और 2 से 3 महीने हो गए। अब आप इसको छना के उपयोग कर सकते हैं। तो वहीं यदि हम बात करें परमानेंट शेड की, जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं, तो इसमें जो निर्माण की प्रक्रिया रहेगी वो इसी प्रकार की रहेगी या इसमें कुछ भिन्न हो जाएगा? इसको किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकता है। अगर जैसे किसान भाई परमानेंट टीन के स्ट्रक्चर नहीं लगा सकते हैं तो उसको वो टेम्पररी टाट फट्टी या फिर उस कपड़े से भी उसको ढांक सकता है और या फिर ग्रीन नेट से ढांक सकता है, क्योंकि इसको छाया करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको छाया नहीं करेंगे तो केंचुआ जो होगा वो अंधेरे में ही वर्क करता है और जितना अधिक अंधेरा होगा केंचुआ उतने अच्छे से वर्क करेगा और जल्दी आपकी खाद बन के तैयार होगी। ढांकने का एक तरीका और रहता है कि जब आपने पानी की सिंचाई कर दी है उसके बाद आपको गीले बोरों से उसको ढकना है। गीले बोरों से ढकने का 2 कारण रहता है, एक तो उसमें हमेशा नमी बनी रहेगी, दूसरा चील, कौवे, मुर्गी या जो भी पक्षी हैं वो आपकी केंचुओं को खा नहीं पाएंगे, उनसे उनकी रक्षा होगी। तो इस तरीके से हमें कुछ चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ेगी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया।
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है और आज हम बातचीत कर रहे हैं केंचुए से खाद बनाने की विधि के बारे में। आइए मैम से जानते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। विशेषकर यदि हम बात करें मैम गर्मियों के मौसम की, चूँकि सर्दियों का मौसम है या बरसात का मौसम है, विजिबिलिटी वैसे भी कम रहती है। गर्मियों की बात करें, गर्मी भी बढ़ जाती है और लाइट भी भरपूर हो जाती है, तो क्या उस मौसम में खाद बनाना मुश्किल हो जाता है या फिर आसानी से हम बना सकते हैं? खाद बनाना मुश्किल नहीं होगा अगर आप उस समय पानी की लगातार सिंचाई करते रहें। केचुआ की खाद जो बन के तैयार हुई है उसको सूखने ना दें, उसमें नमी बनी रहे, तो खाद जो है वो 2 से ढाई महीने में बन के तैयार हो जाती है। बस उस पर आपको छाया बना के रखनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा कि मिट्टी में हमेशा नमी बनी रहे, तो वो सूखे ना। अगर मिट्टी कड़ी हो जाएगी तो उसको सड़ने में परेशानी होगी, और चूँकि केचुआ जो होता है वो सड़ा हुआ ही कार्बनिक पदार्थ को खाता है, तो केचुओं को के लिए भोजन की कमी हो जाएगी। इसलिए खाद बनने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखें। जी, तो यह तो मैम बात रही कि किस प्रकार से इस खाद को बनाया जाए, तैयार किया जाए। वहीं यदि मैम हम इसके मुनाफे के बारे में बात करें, यदि हमारे कृषक भाई या हमारे जो युवा हैं, यदि वो बनाते हैं और इसको बेचते हैं, तो इसमें मुनाफा उनको किस प्रकार से मिलेगा और लागत के बारे में ज़रूर बताइएगा, कितनी लागत उसमें आएगी? मैं किसान भाइयों को बताना चाह रही हूँ कि जैसे अगर इसमें इस खाद को बनाने के कितने फ़ायदे हैं कि अगर किसान भाई 1 रुपये लगाता है और उसको 10 रुपये की फ़ायदा होगा। जैसे कि हम 1000 का गोबर की खाद हम डालते हैं सड़ाने के लिए यहाँ पे, और उसके बाद जो खाद तैयार होती है वो लगभग 1 टन करीब होती है। 1 टन खाद की कीमत 10 रुपये के हिसाब से 10,000 होती है। इसके हिसाब से किसान का 1000 रुपये लगाया और 10,000 रुपये उसने मुनाफा पाया, मतलब 1:10 के में किसान को फ़ायदा होता है। और इसके अलावा किसान भाई जो घर में उत्पादन कर रहे हैं केचुआ खाद का, इससे इनको 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो वो अपने घर में ही इस खाद का उपयोग करके रासायनिक खाद के खर्चे से बच सकता है। दूसरा, फार्म का जो वेस्ट मटेरियल रहता, गंदगी होती थी यहाँ वहाँ, एक तरीके से कचरे से भी वो खाद बना रहा है, उससे भी उसको फ़ायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो अतिरिक्त श्रम उसका लग रहा है, श्रम किसका लग रहा है, जैसे कि वो रासायनिक खाद खरीदने के लिए लगातार लाइन में खड़ा रहता है, दूर जाता है, और उसके बाद उसका आने जाने में जो समय की बर्बादी और श्रम की बर्बादी होती है, उससे भी वो एक तरीके से बच रहा है। क्योंकि केचुआ खाद बनाने में इतना अधिक समय नहीं लगता, उसमें केवल 1 दिन उसकी गड्ढे की भराई में लगता है और लास्ट में जब उसकी छनाने का होता है। और बाकी डेली पानी तो आदमी अपने रोज़ की दिनचर्या वाले काम के हिसाब से समय निकाल के डाल सकता है पानी। जी, वहीं यदि हम बात करें प्रशिक्षण की, तो यदि कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है या खासकर युवा है प्रशिक्षण लेके इस कार्य को शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये प्रशिक्षण वो किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और उनको इस प्रशिक्षण की जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में बताइए। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर ग्रामीणों के लिए रूरल आरवाई की ट्रेनिंग की प्रशिक्षण दिया जाता है। ये ट्रेनिंग जो होती है 5 दिन की है। इसमें हम किसान भाइयों को केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही उनको ट्रेनिंग के अंत में हम उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। इसके अलावा उन्हें अंत में पॉलीवर्मी बेड और केचुआ भी वितरित किए जाते हैं, ताकि वो अपने वहाँ घर पे केचुआ खाद बनाकर तैयार करके उसके लाभ प्राप्त कर सकें। मैम, प्रशिक्षण के दौरान ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जो कि प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या उनको कोई ऐसी आप साइड विजिट कराते हैं जहाँ पे ऑलरेडी पहले से केचुआ की खाद बन के तैयार हो रही हो? किस प्रकार के ये प्रशिक्षण होते हैं और किस प्रकार से आप उनको साइड विजिट कराते हैं? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में तो एक केचुआ खाद बनाने की इकाई है, हम ये भी साइड विजिट कराते हैं। इसके अलावा भी कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो अपने घर पे कर रहे हैं इसको, उनको भी, उन प्रगतिशील किसानों के यहाँ पे भी हम उनको विज़िट कराते हैं। साथ ही केचुआ खाद के क्या क्या फ़ायदे हैं या कौन सी फसलों में हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, तो स्ट्रॉबेरी की खेती जो है ये पूर्णतः जैविक है, और उसमें जो खाद डल रही है वो यहीं से जो खाद बन रही है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा केचुआ खाद जो उत्पादित की जा रही है वही उसको वहीं डाली जा रही है। तो इसका भी हम फ़ायदा दिखाते हैं उनको कि किस तरीके से खाद का हम यहीं की यहीं उपयोग कर रहे हैं और इससे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। तो बिल्कुल मैम, आपको ये लगता है कि जिन किसान भाइयों के पास में बहुत सारी ज़मीन है जो ऑलरेडी खेती से जुड़े हुए हैं, उन्हें ये प्रोजेक्ट अपने घर पे ही लगा लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र
इनको समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है या आधा एकड़ ज़मीन है तो भी आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक जगह वर्मी कंपोस्ट की यूनिट स्थापित कर लीजिए। यूनिट नहीं बनाना तो पॉली वर्मी बेड आता है जो एकदम छोटे से एरिया में आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद जो खाद तैयार होगी वो जो खाद उसमें जो गोबर और वेस्ट मटेरियल लगेगा वो आपके पास अगर गाय या बैल है तो आप उसी से गोबर की खाद का इस्तेमाल करके, भूसे का इस्तेमाल करके जैविक खाद बना सकते हैं। अब ये जो जैविक खाद बनी आपके अगर छोटे से एरिया में सब्जी भाजी लगी है, कोई फलदार पौधा लगा है तो आप उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वो खाद आपको किचन गार्डन में भी उपयोग कर सकते हैं। और चूँकि कोई किसान अगर जैविक खाद ना बनाना चाहे तो वो केचुआ का भी उत्पादन कर सकता है। केचुआ जो है आज के उसमें 600 से 700 रुपये किलो, इवन 1000 किलो तक भी हम लोगों ने खरीदी की है। तो जो किसान अगर खाद नहीं बना सकता है तो वो केवल केचुआ का उत्पादन करे और उसको उससे भी मुनाफा कमा सकता है। जी बिल्कुल, यदि वे गोबर की खाद ना बनाना चाहते हैं तो केचुए के उत्पादन से भी वो सीधे तौर से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तरह से मदद करता है। मैम, बात हो रही थी गोबर की खाद की, और पशुपालन से संबंधित यदि हम बात करें, समग्र खेती की भी यदि बात करें तो कृषक भाई सीधे समग्र खेती से भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पर पशु उनके घर में पाले ही जाते हैं। विशेष तौर पर हमने देखा गया है कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग खेती से भी जुड़ा हुआ है। महिलाओं की ही यदि हम विशेष बात करें तो मैम, महिलाओं का कितना रुझान देखा है आपने केंचुआ खाद बनाने में? हमारे यहाँ आसपास की ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो भी हमारे यहाँ से RY की ट्रेनिंग लेती है, रूरल यूथ की, जिसमें हम महिलाओं को, किसानों को केचुआ खाद बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही इसके अलावा अगर वो केचुआ खाद ना बनाएं तो उनके यहाँ पे अगर जो घरेलू कचरा रहता है उसको भी वो कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है, सावधानी, कि उसको हमको ओपन में तैयार नहीं करना है। जो भी हमको घर का कचरा निकल रहा है उसको हमको एक गड्ढे में डालना है और फिर उसके ऊपर हमको मिट्टी डाल देनी है। और आजकल एक लिक्विड आ रहा है बायोडाइजेस्टर के नाम से आता है, जिसमें कल्चर का वो मिक्सचर होता है और उस कल्चर के मिक्सचर को हम स्प्रे करते हैं तो, और उसके बाद उसको ढाँक दें और पानी से सिंचाई कर दें तो इसके द्वारा जो कंपोस्ट खाद तैयार होती है वो भी जैविक खाद की ही तरह होती है और वो भी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। वहीं यदि हम बात करें मैम उत्पादन की, तो इस खाद को डालने के बाद हमें उत्पादन में कितना फ़र्क मिलने वाला है और उससे लाभ कितने गुना तक बढ़ जाने वाला है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर हम इस खाद को अच्छे तरीके से, जैसे इसका रिकमेंडेशन जो है वो 7 से 10 टन के करीब है 1 हेक्टेयर में। तो इस तरीके से अगर हम इसको डालेंगे तो उत्पादन में जो वृद्धि होती है वो 15 से 20% वृद्धि देखी जाती है। साथ ही इसमें देखा जा रहा है कि उत्पादन के साथ साथ इसमें जो फसलों की गुणवत्ता है उस पर विशेष मतलब बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि अगर आप किसी फलदार पौधे में अगर केचुआ खाद को डालते हैं तो उसमें फलों का साइज़ बढ़ रहा है। अगर आप जो धान की फसल है, जैसे स्पेशली लौंदी का चावल है, अगर आप इसमें ये केचुआ खाद को मिला के डालेंगे, केचुआ खाद का उपयोग करते हैं तो भी इसमें स्वाद में बढ़ोतरी होती है। वहीं बागवानी वाली फसलें या फिर फुलवारी वाली फसलें जैसे गेंदे हुए, गुलाब हुए, अगर आप सूरजमुखी वगैरह हुए, इसमें अगर आप इन सारी केचुआ खाद का उपयोग करते हैं तो उससे फलों जो फूलों का आकार है और खुशबू इसमें बरकरार रहती है और बहुत बढ़िया साइज़ आता है। जी बिल्कुल, सीधी सी बात यह है कि वाकई उसकी गुणवत्ता में जो है वो हमें निश्चित रूप से असमानता देखने को मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता का हो जाएगा। मैम, बात करेंगे हम उन युवाओं के लिए और ख़ासकर उन किसान भाइयों के लिए जो कृषि से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगी कि वो खेती से जुड़ें, साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर जो कृषि विज्ञान केंद्र की खासकर जो योजनाएं चलती हैं, केंचुआ की खाद बनाने संबंधी जो योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं हैं, उनके बारे में आप हमारे कृषक भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा सभी किसान भाइयों को संदेश है कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा समय समय पर किसान भाई हैं वो समय समय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें युवा RY ट्रेनिंग है, युवा किसानों के लिए रूरल यूथ की ट्रेनिंग है, जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है किसानों को, और साथ ही इन लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि ये अपने घर में जाके अच्छे से केचुए की खाद बना के तैयार कर सकें। इसके साथ ही किसान भाई अगर जो खेत उनके यहाँ पे अगर खाद बना लिया और वो उसको बेचने के लिए इच्छुक हैं तो उसको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी के माध्यम से भी बेच सकते हैं। हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग केचुआ खाद बेचते हैं। और इसके अलावा अगर
जो नर्सरी है, नर्सरी वालों से भी वो संपर्क साध सकते हैं। और कई लोग जो होते हैं मतलब जिनको चाहिए रहती है खाद, स्पेशली कृषि विभाग वाले, उन लोग भी कभी समय समय पर डिमांड करते हैं कि उनको नर्सरी वालों से कांटेक्ट रहते हैं कि हमें खाद चाहिए, तो उनके माध्यम उनको से भी संपर्क कर सकते हैं वो, और उनके द्वारा खाद की बिक्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो मैम, आपने जो हमारे दर्शकों को केंचुए से खाद बनाने संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख समाचारों के साथ। कार्बन बाजार को बढ़ावा, नदी जोड़ो परियोजना, ऑनलाइन बिकेगी फसल, किसान संगोष्ठी आयोजित और फसल देखभाल। आइए शुरुआत करते हैं कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के विषय के साथ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार की रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी के प्रत्ययन प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और मध्यम किसानों को कार्बन क्रेडिट का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। किसानों को कार्बन बाजार से परिचित कराने से न केवल उन्हें लाभ होगा, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी तेजी आएगी। उन्होंने किसानों के हित में कार्बन बाजार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंधित मंत्रालयों और अन्य संबंधित संगठनों से पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया। कार्बन बाजार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सकती है। नदी जोड़ो परियोजना। देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार पार्वती, कालीसिंध एवं चंबल नदी को जोड़ने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालयों में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि यह परियोजना 5 वर्ष से भी कम समय में पूरी की जाएगी, जिससे प्रदेश की लगभग 1.5 करोड़ आबादी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को लाभ पहुंचेगा। ऑनलाइन बिकेगी फसल। किसानों की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन बाजार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेम एक ऑनलाइन मार्केटिंग साइट है, जिसके तहत किसान, व्यापारी और खरीदार एक ही साइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। इस साइट पर देश भर की लगभग 585 मंडियों का भाव और वहां उगाई और बेची जाने वाली फसलों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेम योजना का उद्देश्य बाजार में उचित बिक्री और सुविधाओं के साथ ही सही कीमतों के लिए एक मंच देना है। इस योजना के तहत सभी राज्यों के व्यापारियों को एक ही लाइसेंस दिया गया है। किसान संगोष्ठी आयोजित। किसानों की आमदनी बढ़ाने, उन्हें खेती की आधुनिक तकनीक से रूबरू कराने भोपाल में संरक्षित खेती की तकनीक और फसल प्रबंधन विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान संरक्षित खेती की नई तकनीक के इस्तेमाल से फसल उत्पादन को दोगुना कर सकते हैं। किसान समृद्ध होगा तभी देश और प्रदेश समृद्ध बनेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों में उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। श्री कुशवाहा ने कहा कि संरक्षित खेती की नवीन तकनीक को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। किसान शासन की अनुदान एवं प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्हें हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फ्लोरीकल्चर को भी अपनाने की सलाह किसानों को दी गई है। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नवीन तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया है। फसल देखभाल। रबी सीजन की सबसे मुख्य फसल है गेहूं। देश के अधिकांश राज्यों के किसान प्रमुखता से इसकी खेती करते हैं। ऐसे में किसान गेहूं की खेती की लागत कम कर अधिक से अधिक लाभ ले सके, इसके लिए समय समय पर कृषि विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा किसान हित में सलाह जारी की जाती है। किसानों को सलाह दी गई है कि अभी मौसम में परिवर्तन को देखते हुए लगातार अपने खेतों की निगरानी करें। तेज ठंड के साथ ही कोहरा एवं शीतलहर का दौर चल रहा है।
ऐसे में लंबे समय तक कोहरा पड़ने से पत्तियों में पीलापन आ जाता है, जो मौसम खुलने के साथ ही धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। यदि पत्तियों में रतुआ रोग के कारण पीलापन आ रहा है तो समय रहते उसका उपचार करें और फसल को नुकसान होने से बचाएं। और इसी के साथ किसान भाइयों, खबरें खेती में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले अंक में कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।